नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवीश और नेशन एट 9 में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश भर की खबरें, पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक की खबरें, हर प्रदेश की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जहां आज पीएम मोदी आम बजट 2023-24 में की गई घोषणाओं पर कृषि और सहकारिता के बजट के बाद वेबिनार को संबोधित करेंगे। इसके एक दिन बाद कौशल तथा शिक्षा पर वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। मोदी जिन वेबिनारों को संबोधित करेंगे उनमें बुनियादी ढांचा, वित्तीय क्षेत्र, स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान, महिला सशक्तिकरण और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान शामिल है। आपको बता दें कि कल भी पीएम मोदी ने हरित विकास पर वेबिनार को संबोधित किया था। वित्त मंत्रालय के बयान के मुताबिक आम बजट 2023-24 में घोषित सप्तऋषि प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा वेबिनार आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन में तालमेल लाने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने के इस वेबिनार की परिकल्पना की है। मंत्रालय ने कहा है कि आम बजट 2023-24 में घोषित सप्तऋषि प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा वेबिनार आयोजित किए जा रहे हैं। खबरों में रुक करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां आज गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री सतना में आयोजित कोल जनजाति महाकुंभ में भाग लेंगे, जहां वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा मैहर में शारदा देवी मंदिर में जाएंगे। विद्या क्षेत्र में अमित शाह का ये आगमन बेहद खास माना जा रहा है। उनके आगमन को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान, सरकार के मंत्री और कई विधायक सांसद भी शामिल होंगे। शाम में एक मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। आपको बता दें कि साल के आखिर में एमपी में विधानसभा के चुनाव होंगे। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। अगली खबर कर्नाटक से है, जहां बेल्लारी में कल गृह मंत्री अमित शाह ने विजय संकल्प समावेश जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और जेडीएस पर जमकर हमला बोला। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों ही पारिवारिक पार्टियां हैं। जेडीएस को दिया गया आपका एक एक वोट कांग्रेस को जाने वाला है और कांग्रेस को दिया गया एक एक वोट सिद्धारमैया और दिल्ली का एटीएम बनी उनकी सरकार को जाने वाला है। जब कांग्रेस का शासन था तो पीएफआई के खिलाफ 1700 मामले वापस लिए गए थे। आपको बता दें कि कर्नाटक में अप्रैल मई में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी दोबारा सत्ता में वापसी के लिए चुनावी अभियान में जुट गई। खबरों का रुख राजस्थान की तरफ करते हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के निजी दौरे पर, उनका आखिरी दिन है, जहां आज वो हनुमानगढ़ में सिख समाज द्वारा आयोजित किसान संगत अभिनंदन समारोह में शिरकत करेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे जाट भवन में लोगों को संबोधित करेंगे। इससे पहले पारिवारिक शादी समारोह में भाग लेने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बीते शाम को हनुमानगढ़ पहुंचेंगे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, श्री गंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप सहित कई बीजेपी के नेताओं ने नड्डा का जिले की सीमा पर संगरिया के रतनपुरा गांव में स्वागत किया। बता दें कि इस साल 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उनमें राजस्थान भी एक है। अगली खबर दिल्ली से है, जहां कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि असम पुलिस की ओर से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को कल गिरफ्तार किया गया था, जिसके कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने असम पुलिस और यूपी पुलिस को एफआईआर को एक साथ करने की याचिका पर नोटिस जारी किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता को द्वारका कोर्ट से अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। कोर्ट ने द्वारका कोर्ट को खेड़ा को अंतरिम राहत देने का निर्देश दिया है। बता दें कि पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई की अपील की थी। आपको बता दें कि दिल्ली से रायपुर जाने के लिए विमान में बैठे पवन खेड़ा को उतारकर असम पुलिस ने हिरासत में लिया था। इससे पहले भी पुलिस उन्हें असम ले जाने के लिए दिल्ली की निचली अदालत से ट्रांजिट रिमांड ले पाती, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि बीजेपी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हर हाल में कांग्रेस का अधिवेशन सफल होगा। बीजेपी कांग्रेस अधिवेशन से डरी हुई है, इसलिए हमारे नेताओं को छत्तीसगढ़ आने से रोक रही है। साथ ही पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पवन खेड़ा को विमान से उतारना यह बताता है कि बीजेपी कांग्रेस की सफलता से डरी हुई है। खबरों में रुख करते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, जहां आज से 3 दिनों तक रायपुर में कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। इसके लिए कांग्रेस के तमाम नेताओं और डेलीगेट्स के रायपुर पहुंचने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही रायपुर पहुंच चुके हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा
के साथ साथ कांग्रेस के तकरीबन 15,000 से ज्यादा नेता अधिवेशन में शामिल हो रहे हैं। आज सुबह 10 बजे स्टीयरिंग कमेटी की अध्यक्षता, शाम 4 बजे विषय समिति की अध्यक्षता और रात 8 बजे विषय समिति की बैठक होगी। आपको बता दें कि 24 फरवरी से 26 फरवरी तक कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन नए रायपुर का मेला स्थल में होने वाला है। इस अधिवेशन को 2023 में 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अहम माना जा रहा है। अधिवेशन में कांग्रेस विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार करेगी। अधिवेशन के आखिरी दिन यानी 26 फरवरी को एक जनसभा भी होगी। अगली खबर दिल्ली एमसीडी को लेकर है, जहां दिल्ली नगर निगम में आज फिर स्टैंडिंग कमेटी के लिए चुनाव होगा। वहीं हंगामे के पूरे आसार हैं। आपको बता दें कि बुधवार की रात से शुरू हुआ मतदान का सिलसिला अगले दिन सवेरे तक पूरा नहीं हो सका। रात भर हंगामा और हाथापाई के बाद कल सुबह सदन को आज तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब आज फिर दरबार सजेगा। वहीं स्टैंडिंग कमेटी के लिए बीजेपी फिर से वोटिंग की मांग कर रही है। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में सदन के अंदर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चलाए और पानी की बोतलें फेंक कर मारी। वहीं मेयर शैली ओबरॉय ने आरोप लगाया कि बीजेपी पार्षदों ने उन पर भी हमला किया। बात अब गुजरात की करते हैं, जहां आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री कनुभाई देसाई इस बजट को पेश करेंगे। इस दौरान वित्त मंत्री सबसे पहले अपना बजट विधानसभा में पढ़ेंगे। बता दें कि पिछले साल 2.43 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार बजट में 18 से 20% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। बजट को बढ़ाकर 2.90 लाख करोड़ के आसपास किया जा सकता है। भर्ती परीक्षा के पेपर लीक, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर विपक्षी दल बीजेपी सरकार को घेरने के लिए तैयार हैं। विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हुआ है, जो कि 29 मार्च तक चलेगा। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पहली बार कोई भी विपक्ष का नेता नहीं होगा। अगली खबर कर्नाटक से है, जहां बेंगलुरु में G20 FMCBG की बैठक का दूसरा और आखिरी दिन है, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक में भाग लेंगी। बैठक में ऋण जोखिम, यूरोप में चल रहे युद्ध से विश्व अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम और महामारी के दोबारा उभरने की आशंका के साथ ही IMF और विश्व बैंक के सुधारों पर चर्चा की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने ट्विटर पर लिखा है कि इसके अलावा 24 फरवरी से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कराधान, वित्तीय क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचा, स्थायी वित्त, बुनियादी ढांचा और स्वास्थ्य और वित्तीय समावेश जैसे मुद्दों पर विचार किया जाएगा। बता दें कि कर्नाटक में हो रहे G20 की बैठक में 72 प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। अगली खबर दिल्ली से है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को पुलिस स्टेशनों और जांच एजेंसियों के कार्यालयों में CCTV कैमरे लगवाने का निर्देश दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनिवार्य रूप से 1 महीने के अंदर लगाए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को 29 मार्च तक आदेश के अनुपालन के बाद हलफनामा दायर करने को कहा है। इस दौरान कोर्ट ने सख्ती दर्शाते हुए कहा है कि अगर इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट को यह जानकारी दी गई कि अगले महीने तक सभी मुख्य बड़ी एजेंसियां कार्यालयों में CCTV लगा दिए जाएंगे। सरकार की ओर से कहा गया है कि CBI हेड ऑफिस में अगले महीने तक CCTV लगाने का काम पूरा कर दिया जाएगा। सरकार ने बताया कि CBI के पास अलावा सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, रेवेन्यू इंटेलिजेंस के सभी दफ्तरों में इस आदेश का अनुपालन कर दिया गया है। अगली खबर तेलंगाना से, जहां हैदराबाद में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने विदेश मंत्री S जयशंकर के बयान पर पलटवार किया है। ओवैसी ने वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर विदेश मंत्रियों के दावों को धोखा और झांसा बताया है। ओवैसी ने पूछा कि अगर सरकार कुछ छिपा नहीं रही तो फिर वो संसद में इस मुद्दे पर चर्चा से क्यों भाग रही है। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा कि अगर सरकार के पास चीन सीमा संकट पर छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो श्रीमान S जयशंकर संसद में बहस और चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। इस विषय पर मेरे प्रश्नों को अस्वीकार क्यों किया जाता है, मीडिया को वहां क्यों नहीं ले जाया जा रहा। LAC को लेकर जयशंकर के तर्क को हास्यास्पद बताते हुए उन्होंने कहा कि PM की लाइन ना कोई गुस्सा है पर ना चल रहे हैं। सरकार ने लद्दाख क्षेत्र का नियंत्रण खो दिया है और 3 साल पहले ही यथास्थिति को बहाल करने में विफल रही है। क्या ये कम से कम सरकार से अपेक्षित नहीं है? वो चीन से डेपसांग और डेमचौक पर चर्चा भी नहीं करवा सकते। अगली खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड मामले के आरोपी आफ्ताब को आज साकेत के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि आफ्ताब ने अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा वॉकर की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और उसके शव के टुकड़े करने का उस पर आरोप है। वहीं दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को आरोपी आफ्ताब के खिलाफ जांच और सबूतों, गवाहों की सूची का विवरण देते हुए 6,629 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया था। खबरों में रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का,
जहां आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव नोएडा दौरे पर रहेंगे। वो तकरीबन 12 बजे नोएडा पहुंचेंगे। इस दौरान वो अपने कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 12 बजे गांव हजरतपुर वजीदपुर सेक्टर 63 में स्वर्गीय राजपाल यादव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उसके बाद कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव 1 बजे संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव के दौरे को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले 27 अगस्त को अखिलेश यादव नोएडा आए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम गांव गढ़ी चौखंडी में था। यहां पर भरत यादव के पिता की मूर्ति का अनावरण किया गया था। खबरों में एक बार फिर से रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जहां मुरादाबाद कोर्ट में समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम और आजम खां के केस की सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस केस को अब ADJ 2 की स्पेशल MP MLA कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। अब इस केस की सुनवाई स्पेशल MP MLA कोर्ट 27 फरवरी को होगी। दरअसल मुरादाबाद की स्पेशल MP MLA कोर्ट ने 2008 में दर्ज हुए केस में मामले में 15 साल चली लंबी सुनवाई के बाद पिता और पुत्र दोनों को 2-2 साल की सजा के साथ में 3-3 हजार रुपए के जुर्माना भरने का आदेश दिया। अगली खबर पटना से है, जहां पटना के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक तरफ जहां PM मोदी की तारीफ की तो वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। रविशंकर प्रसाद ने PM मोदी की सराहना करते हुए कहा कि बिहार में जो कुछ भी विकास हो रहा है या हुआ है वो केंद्र सरकार की देन है। PM मोदी की लगातार कोशिश है कि बिहार में विकास की धारा बहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही अपनी पीठ थपथपा रहे हों, लेकिन बिहार में बजट में जो कुछ दिया गया है या फिर जो देना है वो केंद्र सरकार लगातार दे रही है। नीतीश कुमार BJP के खिलाफ कुछ भी बोलें, मगर हम लोगों ने बिहार में काफी विकास किया है और आने वाले समय में भी काम करते रहेंगे। UPA की सरकार में लालू प्रसाद भी केंद्रीय मंत्री थे। बिहार को क्या मिला ये सब जानते हैं। अगली खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी लगातार CM नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। जहां एक बार फिर तेजस्वी यादव को CM बनाए जाने के मुद्दे पर नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार फिर एक बार RJD को धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं। पहले स्वयं तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह से बयान दिलवा रहे हैं कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है, 2025 में निर्णय होगा। वहीं सुशील मोदी ने कहा कि JDU नेता KC त्यागी कह रहे हैं कि 2030 में भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। वहीं RJD के विधायक एक स्वर से होली बाद तेजस्वी की ताजपोशी की घोषणा कर रहे हैं। इन विरोधाभासी बयानों से राज्य में नौकरशाही पशुपेश में पड़ गई। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत दौरा है। आज सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कलेक्ट्रेट परिसर चंपावत पहुंचेंगे। वहीं सुबह 11 बजे तक चंपावत को आदर्श जनपद बनाए जाने के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ विशेष समीक्षा बैठक करेंगे। उसके बाद सुबह 11:10 से 11:40 तक नकल विरोधी कानून पारित किए जाने के उपलक्ष्य में युवाओं की ओर से आयोजित आभा रैली में प्रतिभाग करेंगे। उसके बाद कई और कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। अगली खबर राजस्थान के भरतपुर से है, जहां दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज सुबह 8 बजे कारोबारी गजेंद्र सिंह पहलवान जिम से निकलकर अपनी कार में बैठने के लिए निकले थे। इसी दौरान कुछ अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी। वहीं फायरिंग की चपेट में जिम से निकली एक लड़की भी आ गई। हालांकि गजेंद्र ने फायरिंग से बचने के लिए लड़की की आड़ लेने की कोशिश की, लेकिन वो उठकर भाग गई। वहीं अपराधियों ने लाठी डंडों से भी हमला किया। इसके बाद एक बदमाश ने पिस्टल से कारोबारी के हाथ और पैर में गोलियां मार दी। बताया जा रहा है कि गजेंद्र को कुल 6 से 7 गोलियां लगी हैं। फिलहाल गजेंद्र का इलाज कराया जा रहा है। वहीं पुलिस घटनास्थल के CCTV फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान करने में जुटी हुई है। अगली खबर गुजरात से है, जहां बीती रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस दौरान लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। गनीमत यही रही कि भूकंप इतना तेज नहीं था, लेकिन हाल ही में तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से मची तबाही के चलते लोगों में खौफ है। जानकारी के मुताबिक रात में करीब 11:35 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई है। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। भूकंप का केंद्र अमरेली से 44 किलोमीटर दूर बताया गया है। आपको बता दें कि इस इलाके में एक ही दिन में तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। अगली खबर हरियाणा से, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। CM मनोहर लाल ने विधानसभा में 1,83,950 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने बजट में कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने सदन को बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,09,122 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही सरकार ने गुरुग्राम को इस बजट में कई सौगातें दी है और सिटी इंटरचेंज टर्मिनल की स्थापना का इस बजट में प्रावधान किया गया। एक तरफ जहां बजट में शहरी क्षेत्र के ऊपर ध्यान दिया गया है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास की नई योजनाओं का प्रस्ताव है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 9,647 करोड़ का प्रावधान है। शिक्षा विभाग के लिए 20,636 करोड़ का प्रावधान है। 4,000 प्ले स्कूलों को आंगनबाड़ी केंद्रों से जोड़ने का प्रावधान भी किया गया है।
2023-24 में 2 लाख युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए 250 करोड़ का प्रस्ताव है। खबरों के रुख में बात करते पंजाब की ओर, जहां मोहाली में 2 दिवसीय निवेश पंजाब सम्मेलन का आज दूसरा और आखिरी दिन है। पंजाब में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत सीएम मान ने निवेश सम्मेलन के तहत कंपनियों को पंजाब में निवेश करने का निमंत्रण दिया है। सम्मेलन के दौरान सीएम मान ने कहा कि पंजाब देश के अन्न का कटोरा है। उन्होंने कहा कि देश के हर राज्य में उद्योग फल फूल रहा है और हम पंजाब को भी बेहतर बनाना चाहते हैं। सम्मेलन में कृषि, खाद्य संस्करण, कपड़ा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप सहित कई प्रमुख क्षेत्रों पर 9 सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। निवेशक सम्मेलन का विषय इन्वेस्ट इन द बेस्ट है, जिसमें राज्य सरकार ने पंजाब को देश में सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में पेश किया है। अगली खबर पंजाब से है, जहां आज अजनाला में अमृतपाल सिंह के साथी लवप्रीत सिंह को रिहा किया जाएगा। दरअसल अमृतसर में वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह हैं। वहीं पुलिस ने भरोसा दिया है कि अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों पर दर्ज एफआईआर की एसआईटी जांच करवाई जाएगी। आपको बता दें कि 15 फरवरी को अमृतपाल सिंह समेत उनके साथियों पर वरिंदर सिंह नाम के युवक से मारपीट का केस दर्ज किया गया था। इसके बाद अमृतपाल सिंह के एक साथी को अगले दिन गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में केस रद्द करने और अपने साथी की रिहाई के लिए अमृतपाल सिंह ने अजनाला थाने का घेराव किया था। हालांकि हिंसा के दौरान लवप्रीत सिंह के मौके पर न होने के पुख्ता सबूत दिए गए, जिससे पता चला है कि लवप्रीत सिंह दोषी नहीं है। अब उसे आज कोर्ट से डिस्चार्ज करवा लिया जाएगा। अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यव्यापी पौधारोपण का अभियान चलाया है। इस कड़ी में सीएम शिवराज सिंह खजुराहो पहुंचे, जहां पर उन्होंने खजुराहो के स्मार्ट पार्क में पौधारोपण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सभी खतरों से निपटना है तो एक बड़ा कारगर उपाय वृक्षारोपण है और इसलिए हम रोज वृक्षारोपण करते हैं। तो वहीं इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ के उस बयान को लेकर उन पर हमला बोला, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कहा था। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की संस्कृति की जानकारी नहीं है। एक बार फिर से खबरों में रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। बौल्दा बाजार में भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां ट्रक और पिकअप वैन के बीच आमने सामने की भिड़ंत में 11 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 4 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 2 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक हादसे में शामिल सभी लोग एक ही परिवार के थे। साहू परिवार के सदस्य पिकअप वैन से देर रात शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। तभी रात करीब 12 बजे बलौदा बाजार के पास पिकअप और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप के वैन के परखच्चे उड़ गए। रुक करते हैं मेघालय की ओर, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शिलोंग में चुनावी रैली के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस दौरान कहा कि मेघालय का विकास केवल तृणमूल कांग्रेस ही कर सकती है। मौजूदा सरकार को अब बदलने की जरूरत है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है और ना ही विकास किया गया है। यहाँ पर केवल घोटाला हुआ है, जिसे टीएमसी ठीक कर सकती है। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने जनता से कई लोक लुभावन वादे भी किए। सीएम बनर्जी ने जनता से उनकी पार्टी को वोट देने की अपील की और कहा कि मेघालय में टीएमसी को वोट दें, हम दिल्ली से बीजेपी को बाहर करेंगे। अगली खबर तमिलनाडु से है, जहां कांग्रेस को जोरदार झटका लगा है। भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के पोते सीआर केसवन ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं 22 सालों तक कांग्रेस पार्टी का सदस्य रहा। कांग्रेस का क्या नजरिया है, इस बात को अच्छी तरह से समझता हूं। देश में एक सशक्त विपक्ष होने के लिए स्पष्ट नजरिए का होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन समय के साथ मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस के पास एक विपक्ष के रूप में स्पष्ट रणनीति नहीं है और मेरी विचारधारा पार्टी के अनुरूप नहीं रही है। इस वजह से राहुल गांधी की तरफ से शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा में भी मैंने भाग नहीं लिया था और पार्टी छोड़ने का फैसला किया। अगली खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां अमरावती में मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने वाईएसआर लॉ नेस्तम फंड जारी किया है। सीएम ने इस योजना के तहत राज्य में 2000 से अधिक योग्य जूनियर वकीलों के लिए सहायता फंड जारी किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वाईएसआर लॉ नेस्तम पहल जूनियर वकीलों को उनके पेशे के शुरुआती दौर में उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य वकीलों को आर्थिक सहायता देना है। इसके तहत 3 साल तक या 35 साल की आयु वकील योजना का लाभ उठा रहे हैं, जिसके तहत हर महीने 5000 रुपए दिए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान ये योजना वकीलों के लिए वरदान साबित हुई है। अगली खबर तमिलनाडु से है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एआईएडीएमके में नेतृत्व विवाद पर लेकर विवाद लगाते हुए के पनाली स्वामी के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ के उस फैसले की पुष्टि की है, जिसमें पनाली स्वामी को एआईएडीएमके पार्टी के नेता के रूप में बहाल किया गया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ओ पनीर सेल्वम की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती दी थी।
अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ई पनालीस्वामी एआईएडीएमके के महासचिव बने रहेंगे। आपको बता दें कि तमिलनाडु की पूर्व सीएम और एआईएडीएमके सुप्रीमो जयललिता के अचानक निधन के बाद पार्टी पर कब्जे को लेकर विवाद शुरू हो गया था। आप खबर केरल से है, जहां तिरुवनंतपुरम में राजस्व मंत्री के राजन ने सीएमडीआरएफ फंड पर सतर्कता रिपोर्ट को लेकर कहा कि फंड की राशि केवल उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो इसको पाने के वास्तविक तौर पर हकदार हैं, और किसी ने फंड को गलत तरीके से प्रयोग किया तो हम उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। आपको बता दें कि सीएमडीआरएफ फंड को लेकर सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कहा है कि कुछ अधिकारियों की तरफ से फर्जी मेडिकल रिपोर्ट का प्रयोग कर अयोग्य उम्मीदवारों को फंड से राशि दी गई थी। बढ़ते आगे, पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। शांति निकेतन आश्रम पहुंचे राजनाथ सिंह। तो ये तस्वीरें भी आप यहां पे देख सकते हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां वो शांति निकेतन भी पहुंचे। राजनाथ सिंह को आप यहां पे देख सकते हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, शांति निकेतन आश्रम पहुंचे राजनाथ सिंह। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं यहां पे। आम आदमी पार्टी के पार्षद पवन शेरावत जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वो क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको मालिए चलते हैं। चलती है, पूरी दिल्ली ने जो देखा, पूरे भारतवर्ष ने देखा, हमने सदन में पहली बार ऐसा देखा है। जो उनके विचार है आम आदमी पार्टी के, वो हमारे से बिल्कुल मेल खाते नहीं। एक हम अच्छे विचारों के हैं और अच्छी विचारों की हम धारा रखते हैं। जो ये बोतलें जो मेयर के इशारे पे जो हुआ, हम सभी पार्षदों को बोला गया था कि ऐसे ऐसे आपने करना है, पूरा हल्ला करना है, पूरा ये करना है। इसलिए हमने आम आदमी पार्टी छोड़ी। धन्यवाद। स्टैंडिंग कमेटी को लेकर होना है, इसमें आश्चर्य नहीं है। बाकी क्या और लोग भी संपर्क में? आज स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का चुनाव है और चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होना चाहिए। ये ओनस मेयर का है। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, सीक्रेट बैलेट का चुनाव। इस खास पेशकश में इतना ही, और ज्यादा खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।